everyone, my name is Sankalp Dubey and I'm over here with the topic that is RBI and its monetary policy. बेटा मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है RBI and its monetary policy, जहां से UPSC, CGPSC, EPFO और जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स जो होने वाले हैं वहां पे जरूर से जरूर आपको ये क्वेश्चंस हमेशा दिखाई देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज RBI and its monetary policy. फर्स्ट, क्या है ये आरबीआई? क्या होता है भाई आरबीआई? बेटा हमारे हर देश में चाहे आप न्यूजीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कोई भी कंट्री उठा के देख लो, हर कंट्री के पास होता है एक अपना सेंट्रल बैंक. उसी तरीके से आरबीआई भी क्या है? हमारे देश का अपना सेंट्रल बैंक. सो आरबीआई इज बेसिकली द सेंट्रल बैंक. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक और इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अगर हम पुराने पेपर्स को उठा के देखें सो हमेशा आरबीआई की हिस्ट्री से जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो फर्स्ट वी विल लुक आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, देन वी विल गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ आरबीआई और उसके बाद हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करता है. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई. हिस्ट्री ऑफ आरबीआई. बेटा देखो ये उस टाइम की बात है व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन आवर कंट्री. जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में हमारे को रूल कर रहे थे, एट दैट टाइम इन 1926 अ कमीशन वाज फॉर्म्ड. इन 1926 a commission got formed. That commission is called as Hilton-Young Committee. Hilton-Young Commission or committee. Hilton-Young Commission. This commission was formed to study Indian currency and finance. To study Indian currency and finance. ये कमीशन बनी गई थी 1926 में टू स्टडी इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस. ये कमेटी का एक आउटकम आया दैट देयर शुड बी अ बैंक विच विल गोइंग टू रेगुलेट द होल मनी सप्लाई इन द मार्केट. इस कमेटी का एक रिकमेंडेशन आया कि हमारे पास एक बैंक होना चाहिए जो क्या करे? मनी सप्लाई को रेगुलेट करे. जिसके कारण बेटा इस कमेटी का आउटकम जो आया उससे एक एक्ट बना. दैट एक्ट इज कॉल्ड एज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. By the act of RBI Act of 1934, the RBI got established on 1st April 1935. RBI got established. तो ये सीक्वेंस आपको हिस्ट्री में याद रखना है. व्हाट इज द हिस्ट्री? भाई सबसे पहले 1926 में एक कमेटी का गठन होता है, एक कमेटी फॉर्म होती है. उस कमेटी का नाम क्या है? हिल्टन यंग कमीशन. ये इस कमेटी किसके ऊपर बनती है? ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस. ये कमेटी का आउटकम क्या होता है? एक एक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 और इससे आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट होता है. आरबीआई उसी दिन से फॉर्म होता है. ऑन विच डेट? ऑन 1st अप्रैल 1935 को आरबीआई फॉर्म होता है. तो यहां से आपको समझ में आ गया कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है. एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, इट्स हेडक्वार्टर वाज इन कोलकाता. At the time of its establishment, its headquarter was in Kolkata. And who was the governor? The governor was Sir Osborne Smith. Sir Osborne Smith. He was the governor. Sir Osborne Smith was the governor of RBI. तो भाई हमें यहां से हिस्ट्री पता चलती है. After independence, we will see several changes in RBI's functions, but यहां तक कि हमें हिस्ट्री पता चलती है. बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या कोलकाता है? नहीं. द हेडक्वार्टर लेटर गॉट शिफ्टेड. ऑन विच ईयर? In 1937, the headquarter got shifted to Bombay.
अभी के लिए मुंबई, उस समय बॉम्बे. In 1937 the headquarter got shifted to Bombay because you know that the financial capital of our country is Bombay, hence the RBI headquarter also got shifted towards Bombay. From Kolkata it got shifted towards Bombay. तो ये हो गई बेटा RBI की हिस्ट्री. नाउ चलो थोड़ा आगे चलते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस, after independence, by the Banking Regulation Act of 1949, by Banking Regulation Act of 1949, RBI got nationalized. RBI got nationalized. By Banking Regulation Act of 1949 RBI got nationalized. आज से RBI बेटा नेशनलाइज किया गया, मतलब वो क्या किया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया. अब जब नेशनलाइज हो गया तो RBI स्टार्ट्स फंक्शनिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब से RBI किसके अंदर काम करेगा भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने लग जाएगा. एट द टाइम ऑफ इट्स नेशनलाइजेशन हु वाज द गवर्नर? द गवर्नर वाज C.D. देशमुख. C.D. देशमुख. C.D. देशमुख was the governor of RBI. अब बेटा अभी इसके पहले कौन सा गवर्नर बना था? At the time of formation, the governor was Sir Osborne Smith. याद करने के लिए बेटा, कोई पैदा होता है तो what we are calling them as कि बेटा कोई बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसी तरीके से याद रखना कि Osborne, someone has born. तो उसी तरीके से RBI का कौन पहला गवर्नर था? सर Osborne. अब आगे, at the time of independence, देश की बात कर रहे थे, सर C.D. देशमुख. सर C.D. देशमुख. तो इसलिए आपको याद हो जाएगा क्योंकि कौन सा गवर्नर कब हुआ, पैदा हुआ ऑसबॉर्न, और देश का जब आजादी हुई तो सर C.D. देशमुख. अब RBI got nationalized. Now RBI after getting nationalized it got certain functions from RBI Banking Regulation Act of 1949. इसको कुछ functions provide किए गए by this act, that is Banking Regulation Act of 1949. कौन से major functions हैं? First, A, it becomes the regulator of banking system. It becomes the regulator of banking system. जिस तरीके से हमारे घर में कोई हमारे बड़े होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज को, कितने बजे कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे खर्च कर रहे हो, उसी तरीके से बेटा जितने भी बैंक्स होंगे हमारी कंट्री में उनको कौन रेगुलेट करेगा? अब RBI. कौन पावर दिया इसको? बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 गिवन द पावर टू RBI टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री. Second, it provides license and guidance to other banks. Now RBI will provide license as well as guidance to other banks. मतलब बेटा कोई बैंक है वो बहुत सारा लोन देके रखा है मार्केट में और उसको लोन वापस नहीं मिल रहा है, मींस क्या हो रहा है, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, वो लॉस मेकिंग हो रहा है, तो कौन उसकी हेल्प करेगा? RBI. कि किस तरीके से आप अपने लोन्स को रिकवर कर पाएंगे, कौन हेल्प करेगा? RBI. किसी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए RBI से, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कंट्रोल द मनी, हाउ टू मेक अ न्यू ब्रांचेस ओपनिंग इन विच एरियाज, इस टाइप के गाइडेंसेस अगर चाहिए तो कौन देगा भाई? RBI. ऑल्सो इट विल प्रोवाइड लाइसेंसेस टू द न्यू बैंक्स. अगर कोई नया बैंक खोलना चाह रहा है तो RBI क्या प्रोवाइड करेगा? आपको लाइसेंस देगा. यहां तक ही क्लियर है? ये कौन सा एक्ट दे रहा है सब पावर? बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 by which the RBI got nationalized. At the time of nationalization who was the governor? सर C.D. देशमुख. बेटा एक और चीज क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, तो उनका भी नाम क्या होगा? C.D. देशमुख. C.D. देशमुख बेटा 1943 से 49 तक के गवर्नर थे. 1943 से 49 तक के गवर्नर थे. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन गवर्नर था? C.D. देशमुख. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर? सर C.D. देशमुख. याद होगा? ठीक है. चलो आज के टाइम की कुछ बात करते हैं. RBI का हेडक्वार्टर कहां पे एट प्रेजेंट आज के टाइम पे? मुंबई. और भी बात करते हैं कि RBI के और भी कहां ऑफिसेज हैं, कहां बोर्ड्स हैं. ठीक है. RBI is having 4 boards. RBI is having 4 boards.
आरबीआई के 4 बोर्ड्स हैं। नॉर्थ में बेटा दिल्ली, वेस्ट में आपका मुंबई, साउथ में आपका बेटा चेन्नई एंड ईस्ट में बेटा आपका कैलकाटा। These are the 4 boards of RBI. Also RBI is having regional offices. RBI is having regional offices. These regional offices are present in every state. Basically हर स्टेट में ये प्रेजेंट होता है और स्टेट के कैपिटल्स में होता है। In every state capitals they are present. RBI is having 4 boards. The 4 boards are नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई एंड ईस्ट में कलकत्ता। उसके बाद आरबीआई इज आल्सो हैविंग सर्टेन रीजनल ऑफिसेस इन एवरी स्टेट कैपिटल्स उनकी रीजनल ऑफिसेस होती हैं। यहां तक कि आरबीआई के कुछ बोर्ड्स हैं एंड कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है भाई? द 25th प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास। एंड उसके पहले कौन थे जी? उर्जित पटेल। एंड हु वाज द 23rd गवर्नर? सर रघुराम राजन। तो इस तरीके से बेटा आपको गवर्नर्स भी याद रखने चाहिए, आपके पेपर्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर? इसके पहले कौन था गवर्नर? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था गवर्नर? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सीन इन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहां तक ये क्लियर हो रहा है? चलो आगे पढ़ते हैं। Now we will see the functions of RBI. RBI काम क्या करता है जी? हमें पता चल गया RBI की हिस्ट्री पूरी। Now we will see the functions of RBI. What are the functions? Functions of RBI. First, it issues currency. मतलब जो हम करेंसी देखते हैं, जो सर्कुलेट होती है करेंसी, वो कौन इशू कर रहा है भैया? आरबीआई। कौन इसको पावर दिया? कौन सा एक्ट पावर दिया बेटा? बाय सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ये पावर दिया आरबीआई को कि वो क्या करेगा? करेंसी को इशू करेगा। अब जो करेंसी है वो मेजरली हम 3 टाइप में बात कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 टाइप की हमारी करेंसी हो सकती हैं? फर्स्ट, 2 रुपए से बेटा 2000 रुपए तक के नोट्स, 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट्स, 1 रुपए का नोट, ₹1 नोट, और बाकी जितने भी कॉइन्स, ऑल कॉइन्स। ये 3 भाग में हम इसे डिवाइड करते हैं। 2 रुपए से 2000 के नोट्स, 1 रुपए का नोट और बाकी सारे कॉइन्स। ये हो गए आपके 3 टाइप की करेंसीज। जो 200 रुपए से 2000 रुपए के तक के नोट्स होते हैं बेटा, इनको प्रिंट कौन करेगा? आरबीआई। इसमें साइन कौन करेगा? आरबीआई का गवर्नर। अपने अपने जेब से बड़े बड़े नोट निकालो और देखो उसमें कि 2 रुपए से 2000 रुपए के नोट्स में किसका सिग्नेचर है बेटा? आरबीआई के गवर्नर का। उनको प्रिंट भी आरबीआई किया होगा और उनके सिग्नेचर भी किसका होगा? आरबीआई के गवर्नर का। अब 1 रुपए के नोट को ये कौन प्रिंट करता है जी? ये प्रिंट करती है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें किसका साइन होता है जी? फाइनेंस सेक्रेटरी। आप भी बन सकते हो, अगर पेपर्स निकालोगे यूपीएससी तो आप भी क्या बन सकते हो? फाइनेंस सेक्रेटरी, आज नहीं तो कल। सो द फाइनेंस सेक्रेटरी कैन नहीं बेटा, ही विल साइन ऑन 1 रुपीज नोट्स एंड इट इज बीन प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ऑल द अदर कॉइन्स, they are also printed or issued by government of India and who will sign them? Nobody. आप कभी कॉइन्स में सिग्नेचर देखे हैं क्या? नहीं। बट 1 रुपए में कौन साइन करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी। तो पहला फंक्शन क्या था आरबीआई का? इट इश्यूज करेंसी बाय सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। कौन कौन सी करेंसी? 2 रुपए से 2000 रुपए की करेंसी। कौन साइन करेगा? आरबीआई का गवर्नर एंड इट विल प्रिंटेड बाय आरबीआई। 1 रुपए के नोट को कौन प्रिंट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कौन इसको साइन करेगा बेटा? फाइनेंस सेक्रेटरी। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन? आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक। जिस तरीके से बेटा एक कस्टमर है, सपोज करो मेरा नाम संकल्प है, मेरा खुद की कोई ब्रांच होगी एक एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में, ठीक है। एचडीएफसी मुझे क्या देगा भाई? लोन देगा। और मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो मैं क्या करूंगा? यहां पे जाके डिपॉजिट करूंगा, ठीक है।
तो बेटा जिस तरीके से HDFC मुझे कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि लोन की फैसिलिटी दे रहा है और मैं अपने पैसे जाके वहां पे डिपॉजिशन कर रहा हूं, सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू द कस्टमर. सेम टू सेम RBI प्रोवाइड्स सेम फैसिलिटीज टू द अदर बैंक्स. बैंकों को अगर लोन चाहिए तो RBI देगा, और बैंकों के पास अगर पैसा है, उनको अगर अपने पैसे कहीं पार्क करने हैं तो वो RBI पे जाके पार्क करेंगे. सो द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू द कस्टमर्स, द सेम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड बाय RBI टू द अदर बैंक्स. और वो बैंक कोई से भी हो सकते हैं, SBI, एक्सिस, देना, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनी ऑफ द बैंक्स. दीज ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय RBI. सो वी आर कॉलिंग RBI एज बैंकर्स बैंक. इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड फंक्शन, RBI is also called as lender of last resort. RBI is also called as lender of last resort. RBI is also called as lender of last resort. What do you mean by lender of last resort बेटा? देखिए, सपोज कीजिए यूनियन बैंक है. यूनियन बैंक को पैसे चाहिए थे मार्केट से, यूनियन बैंक को तुरंत के तुरंत पैसे चाहिए थे मार्केट से. वो जाता है दूसरे बैंकों के पास, SBI, एक्सिस, इन सब के पास जाता है. सब बोलते मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं. या सपोज कीजिए ये SBI, एक्सिस ने बहुत बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट शो किया जो यूनियन बैंक एग्री नहीं किया, ये सब लोग पैसे देने से मना कर दिए. उस तरीके से वो मार्केट में कई जगह जाता है, मार्केट में LIC वगैरह भी जाता है, वो सब मना कर देते हैं. अब वो क्या करेगा बेटा? वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा RBI के पास. जब आपको कोई मार्केट में पैसा नहीं देगा तो आपको कौन पैसा देगा जी? RBI आपको पैसा देगा. सो RBI एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. जब आपको कोई पैसा नहीं दे रहा होगा तो कौन पैसा देगा आपको? RBI. सो RBI इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. यहां तक क्लियर है? चलो आगे और फंक्शंस को देखते हैं. D. RBI is also called as banker, agent, advisor to both central government and state government. ठीक है? RBI is also called as banker, एजेंट, एडवाइजर टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. दोनों गवर्नमेंट का वो बेटा बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है. एक एक करके देखते हैं. बेटा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास कुछ फंड्स होते हैं, जैसे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. हु विल गोइंग टू मैनेज दिस फंड्स? दिस फंड्स आर मैनेज बाय RBI. सो RBI एक्ट एज अ बैंकर टू देम. सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट्स के भी कुछ फंड्स होते हैं, उनको भी कौन मैनेज करेगा जी? RBI. एजेंट, अब बेटा सपोज कीजिए कुछ नई सड़कें बनानी है, नई सड़कें बनानी है. मोदी जी ने एक नया प्रोजेक्ट निकाला, भारतमाला, सागरमाला. इन सब के लिए उनको पैसे रेज करने हैं. अब मोदी जी तो जाएंगे नहीं मार्केट में और पैसे लेकर आएंगे, भाई और बहनों मुझे पैसे दे दो, ऐसा तो नहीं करेंगे. ही विल अपॉइंट RBI, ही विल कॉल RBI और RBI एक्ट एज एन एजेंट. और RBI क्या करेगा? पैसा रेज करेगा मार्केट से. सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नरवा गुरवा बाड़ी या धनवंतरी योजना या कोई भी अलग अलग योजना जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसे चाहिए, वो किससे कांटेक्ट करेंगे? RBI. सो RBI एक्ट एज बैंकर एज वेल एज एजेंट. उसके बाद आता है बेटा वर्ड एडवाइजर. अभी आप मेरे को देखिए, कुछ समय पहले हमारे देश में क्या हुई थी? डिमोनेटाइजेशन. आपको क्या लगता है मोदी जी ने अचानक से ये फैसला लिया होगा? RBI के गवर्नर को डेफिनेटली उन्होंने अपने साथ डिस्कशन में बैठाया होगा. और RBI के पास बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं बेटा. उन इकोनॉमिस्ट के साथ वो डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक को जो इकोनॉमिक सिचुएशंस को क्या कर सकती हैं? चेंजेस ला सकती हैं. सो RBI विल डेफिनेटली प्रोवाइड्स एडवाइस टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. याद करिए LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991 ड्यूरिंग द नरसिम्हा गवर्नमेंट. उस समय भी बेटा RBI से डेफिनेटली उन्होंने कुछ एडवाइस ली होंगी. सो RBI act as banker, agent and advisor to both central government as well as state government. यहां तक क्या होगा इसके RBI के 4 बेसिक फंक्शंस. अब बेटा मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बता रहा हूं RBI का which is the most important function of RBI. क्या है वो? RBI is the custodian of foreign exchange, is the custodian of फॉरेन एक्सचेंज. मतलब बेटा फॉरेन की करेंसी को RBI मैनेज करता है. चलो इसका एग्जांपल देखते हैं जी. देखिए
ये हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया में आप सबका फेवरेट SRK शाहरुख खान, मैं हूं ना। शाहरुख खान साहब दुबई जाते हैं और वहां पे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे परफॉर्म करते हैं और वहां से एक पैसे लेकर आते हैं। वो किस में लेकर आएंगे बेटा? वो ऐसी करेंसी में लेकर आएंगे जो कि इंडिया की करेंसी नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया की कोई करेंसी है। वो वहां से वो करेंसी लेकर आएंगे और वो लेकर किसको देंगे भैया? पहले RBI को देंगे उस पैसे को, और RBI क्या करेगा? उस करेंसी को चेंज करेगा किसमें? इंडियन रुपीज में चेंज करेगा। तो ये कैसा हुआ बेटा? आपको जो पैसा बाहर से आ रहा है कौन मैनेज कर रहा है? RBI। सेम टू सेम सपोज कीजिए टाटा है, टाटा को अगर बाहर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है अफ्रीका में वगैरह में, अफ्रीका या कोई और देश में प्रोजेक्ट लगाना है, क्या वो इंडियन करेंसी को ले जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएगा? नहीं, वो RBI से अपने नोट्स को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा उस करेंसी में जहां पे उसे वहां पे प्रोजेक्ट लगाने होंगे। सो RBI यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? आपके बाहर के पैसों को और हमारे देश से बाहर जाने वाले पैसों को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। सो RBI इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसी में बेटा एक वर्ड आता है दैट इज रेमिटांसेस। What do you mean by remittances? कमेंट सेक्शन में बताइए what do you mean by remittances? रेमिटांसेस क्या होता है? बेसिकली अगर हमारे फैमिली में कोई हमारा भाई है या हमारे घर के परिवार में कोई बहन है या कोई भी इंसान है जो हमारे देश को छोड़ के बाहर जाके काम कर रहा है, सपोज कीजिए मेरा भाई है और वो अमेरिका जाके काम कर रहा है, अगर वो वहां पे ऑन करेगा और वो इंडिया में वो पैसे मेरी फैमिली को या मुझे भेजेगा टू सपोर्ट अस, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? रेमिटांसेस, क्योंकि वो ये पैसे वापस नहीं मांगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? रेमिटांसेस। व्हेन द इंडियंस आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड सेंडिंग मनी टू देयर फैमिलीज, उसे क्या बोलेंगे हम? रेमिटांसेस। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गेटर ऑफ रेमिटांसेस, याद करिएगा। अब ये रेमिटांसेस भी अगर इंडिया में आ रहा है तो कौन मैनेज करेगा जी? RBI। सो RBI क्या कर रहा है? इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और आपके रेमिटांसेस इन सबको क्या कर रहा है? वो मैनेज कर रहा है। हेंस RBI इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ E, that is how RBI controls the flow of money. How RBI controls the flow of money. RBI controls the flow of money. देखिए बेटा, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए आपके जेब में 10 रुपए है, आपके जेब में 10 रुपए है। ऐसे 50 लोग हैं जिनके पास 10 रुपए है, एक क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं वहां आके कहता हूं कि एक गिलास ऑफ वाटर है, जो इसे पिएगा वो पक्का IAS निकाल लेगा। मैं आप सबके पास 10-10 रुपए है और मैं आके बोल रहा हूं कि ये गिलास ऑफ वाटर है, उसे आप सब लोग कोई भी पीजिएगा, जो मिल के पीजिएगा, वो अगर ये पिएगा पानी तो वो क्या बन जाएगा? IAS बन जाएगा। अब अगर आपकी हाईएस्ट परचेजिंग पावर कितनी होगी? हाईएस्ट परचेजिंग पावर, आपके जेब में सिर्फ कितना रुपए था? 10 रुपए, तो आप कितना आखिरी बोली लगा सकते हैं उस गिलास ऑफ वाटर के लिए बेटा? 10 रुपए। ठीक है, उस गिलास ऑफ जो वाटर है उसकी हाईएस्ट परचेजिंग कितनी हो सकती है? 10 रुपए की हो सकती है। ठीक है, महंगाई कितनी हो गई? 10 रुपए की। सपोज कीजिए मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, हर आदमी के जेब में, जो क्लास में 50 बच्चे बैठे थे जो अभी तक के सिर्फ और सिर्फ 10-10 रुपए रखे थे अपने जेब में, अगर उनके जेब में आ गए 100-100 रुपए। सेम टू सेम सिचुएशन आती है और मैं बोलता हूं ये गिलास ऑफ वाटर अब अगर आप पियोगे आप पक्का IAS बन जाओगे। अब आप कितना रुपए खर्च कर सकते हो? अब आप 10 रुपए नहीं खर्च करोगे, आप बोलोगे सर 100 रुपए ले लीजिए पर ये गिलास ऑफ वाटर मुझे आप दे दीजिए। पानी वही है, सब कुछ वही है, बट आपने क्या कर दिया? उसका प्राइस 10 रुपए से रेस करके कितना कर दिया? 100 रुपए। इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? इन्फ्लेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन। वो ग्लास ऑफ वाटर की कीमत 10 रुपए हो सकती थी, बट बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी अगर ज्यादा है मार्केट में तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई। इसे क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन। अगर ये टॉपिक को आपको और डिटेल में समझना है तो ये लिंक को क्लिक कीजिए और इन्फ्लेशन टॉपिक को आप और डिटेल में पहले देख लीजिए। अब क्या हो गया मार्केट में? इन्फ्लेशन आ गया।
तो बेटा इस इन्फ्लेशन ने क्या कर दिया, महंगाई कर दी मार्केट में, इसने क्या कर दिया, महंगाई कर दी मार्केट में। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में बेटा, हमारे देश में भारत भी है और इंडिया भी है। द भारत इज दैट पीपल जो आज भी विलेज में रह रहे हैं, आज भी गांव में रह रहे हैं, उनका परचेजिंग पावर आज भी बहुत कम है। द पीपल आर स्टिल इन 21.1%, 29.7%, 27.6%, अलग अलग कमिटीज की अलग अलग रिपोर्ट, बट एज अगर ओवरऑल देखेंगे तो अबाउट 30% ऑफ द पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और आज भी ये गरीब लोग इस नॉर्मल सिचुएशन, आपका रोटी कपड़ा मकान की चीजों को भी वो अपने आप से खरीद नहीं पाते। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बेटा आरबीआई क्या यूज करती है, आरबीआई कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी। जितना ज्यादा पैसा होगा मार्केट में, आप उतनी महंगाई क्रिएट करोगे मार्केट में, जितना कम होगा मार्केट में पैसा, उतनी कम होगी महंगाई इन द मार्केट। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपके जेब में पैसा है, सपोज करो 100 रुपए जेब में, तो आप 100 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, पर 10 रुपए होगा तो आप कितना खर्च कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए खर्च कर सकते हो। ठीक है। सो हाउ द आरबीआई कंट्रोल्स दिस फ्लो ऑफ मनी, कितना मार्केट में पैसा डालना है, कितना मार्केट से पैसा निकालना है। इट यूजेस सर्टेन टूल्स, वो कुछ टूल्स यूज करता है। वो टूल्स में बेटा हम उस टूल्स को डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल से कुछ नाम बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि बैंक रेट, बी रेपो रेट, रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट, सी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, डी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ई ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये कुछ टूल्स हो गए बेटा, जिसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटेटिव टूल्स। इन टूल्स को मैं आपको एक समझाऊंगा, आपको बाकी सारे इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे है बैंक रेट, ये टूल्स को बेटा मैं इजीली समझाऊंगा। जैसे कि है आपका पहला बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? इट इज द लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट, इट इज द लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट ऑफ आरबीआई टू अदर बैंक्स, टू अदर बैंक्स। मतलब जो बाकी बैंकों को पैसा चाहिए होगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन अ ईयर, लॉन्ग टर्म का मतलब फॉर मोर देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर। एक साल से ज्यादा के लिए अगर पैसा चाहिए, एक साल से ज्यादा के लिए अगर पैसे चाहिए, तो वो कौन सा रेट में लेंगे पैसे? बैंक रेट में पैसे लेंगे। तो अब समझते हैं इस चीज को। सपोज कीजिए एचडीएफसी बैंक को पैसा चाहिए फॉर मोर देन अ ईयर, वो किस तरीके से पैसा लेगा भाई? इन द फॉर्म ऑफ बैंक रेट। ठीक है। फिर वही एचडीएफसी किसको लोन देता है भाई? कस्टमर्स को लोन देता है। ठीक है। अगर सपोज कीजिए बैंक रेट अगर 5% होगा, तो एचडीएफसी अपने कस्टमर को भी क्या करेगा? कुछ परसेंटेज अपने कमाने के लिए ऐड करेगा, और सपोज कीजिए 7% में वो कस्टमर्स को लोन दे रहा होगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन, अगर आरबीआई अभी भी एचडीएफसी को बैंक रेट जो है 5% से बढ़ा के 7% कर दे, तो अब एचडीएफसी क्या करेगा? सेम वही कस्टमर्स को अगर वो लोन देगा, तो अब बैंक रेट बढ़ गया है, तो वो भी क्या करेगा? अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा देगा। अब वो कितना कर देगा? 9%। अब ये दो सिनेरियो से मुझे बताइए, आप 7% में लोन लेना पसंद करेंगे कि 9% में लोन लेना पसंद करेंगे? अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो लोग ज्यादा लेंगे, कि लोन महंगा मिल रहा है तो ज्यादा लेंगे? बेटा जब जब लोन सस्ता मिलता है, 7% में जैसे लोन मिल रहा है, 5% में लोन मिल रहा है, तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे। Whenever the bank rate is low, तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई इन द मार्केट विल इंक्रीज, मनी सप्लाई इन द मार्केट विल इंक्रीज। And whenever the bank rate is increased, whenever the bank rate is increased, the money supply in the market will decrease. अगर लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग बाग पैसे नहीं लेंगे, लोग बाग लोन लेना बंद कर देंगे। और अगर वही जगह लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग बाग लोन लेना
शुरू कर देंगे, लोग बाग और लोन लेंगे। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन रेट्स को कम कर दिए एंड आफ्टर कोविड लोन के रेट्स को बढ़ा दिए गए। सो दे ऑल्सो वांट कि किस तरीके से मार्केट में पैसा डालें और कब मार्केट से पैसा कम करें। सो दिस इज द वे दैट आरबीआई कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी। ये हो गया आपका बैंक रेट। उसी तरीके से बेटा शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए कौन सा चीज होता है आपका, रेपो रेट। शॉर्ट टर्म लोन के लिए कौन सी चीज होती है आपकी, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई, यहां पे बेटा बैंक जो होता है वो आरबीआई को पैसा देगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, बैंक बल्कि अब आरबीआई को पैसा देगा। अगर सपोज कीजिए आरबीआई बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा, मतलब रिटर्न देगा आपको, तो बैंक और ज्यादा पार्क करेगी मनी। अगर वो कम देगा तो वो पार्क नहीं करेगी। तो इस तरीके से बेटा आरबीआई फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी को कंट्रोल करता है कि कितना मार्केट में पैसा जाना चाहिए, कितना मार्केट में पैसा कम होना चाहिए। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट आरबीआई सेज टू द बैंक्स कि आप क्या करोगे, मेरे पास आके रखोगे, मेरे पास आके रखोगे। एंड व्हाट इज एसएलआर, ये बोलेगा कि बेटा कितना पैसा आप अपने पास रखोगे, बैंकों को बोलेगा कि कितना पैसा आप अपने पास रखोगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये बेटा बिल ऑपरेशंस होते हैं, जो ये डिसाइड करेगा कि कितना मार्केट में हमें बिल्स के थ्रू पैसा लिक्विड को सक करना और कितना पैसा मार्केट में डालना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। So now we will see how the RBI controls the flow of money by open market operations. Open market operations. Open market operations. Suppose कीजिए बेटा RBI जो है वो एक बिल लेकर आता है मार्केट में, एक बिल लेकर आता है मार्केट में और कहता है लोगों से, वो कहता है लोगों से, इंडिया के लोगों से कि आप आइए और आज इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सपोज कीजिए इस बिल में लिखा था कि आप आज मुझे 1 लाख रुपीस दीजिए और आफ्टर 1 ईयर मैं आपको कितने रुपीस वापस करूंगा, 1.5 लाख रुपीस वापस करूंगा। इतना बड़ा कोई परसेंटेज नहीं देगा बट एक एग्जांपल के लिए। जब आरबीआई इस बिल को आगे क्या कर रहा है मार्केट में, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्या कर रहा है वो मार्केट में, सेल कर रहा है। लोगों से वो चाह रहा है क्या चीज, लोगों से चाह रहा है वो इसमें क्या करें, इन्वेस्ट करें। और वो बिल दे देगा लोगों को, जैसे एक पेपर दे देगा लोगों को और मार्केट से क्या करेगा, पैसा ले लेगा। क्या बोल के लेगा, 1 लाख रुपए आज आप मुझ में इन्वेस्ट कीजिए, आफ्टर 1 ईयर मैं आपको कितना दूंगा, 1.5 लाख रुपीस दूंगा। सो व्हेनेवर आरबीआई सेल दिस टाइप ऑफ बिल्स, व्हेनेवर आरबीआई सेल दिस टाइप ऑफ बिल्स, तो आरबीआई क्या कर रहा है बेटा, मार्केट से पैसा खींच ले रहा है। इट विल सक द मनी आउट फ्रॉम द मार्केट। उसने क्या किया, बिल लेकर आया कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। आप लोगों ने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया। सो व्हेनेवर आरबीआई सेल्स द बिll, RBI whenever sell the bill, RBI suck the money from the market, suck the money from the market, suck the money from the market। ये पहला सिनेरियो। दूसरा, अब 1 साल हो गए, आफ्टर 1 ईयर जब 1 साल हो जाएंगे तब वो क्या करेगा आरबीआई, अब आरबीआई आपके पास आएगा और बोलेगा वो बिल मुझे वापस दे दो ना। वो क्या करेगा, आपसे वो बिल क्या ले लेगा, बाय कर लेगा वापस। अब आपसे क्या बोलेगा, वो बिल मुझे वापस दे दो, मैं आपको कितना रुपए दूंगा, 1.5 लाख रुपीस वापस दूंगा। आफ्टर 1 ईयर आपसे क्या ले लिया, वो बिल को वापस ले लिया और आपको क्या दे दिया, 1.5 लाख रुपीस वापस दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, व्हेनेवर आरबीआई बाइज दिस टाइप ऑफ बिल्स, व्हेनेवर आरबीआई बाइज दिस टाइप ऑफ बिल्स, तो आरबीआई क्या कर रहा है, RBI flush the money in the market, flush the money in the market, flush the money in the market, RBI flush the money in the market। बेटा इसी सारे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हेनेवर आरबीआई सेल एनी बिल, जब जब वो बेचने निकलेगा कि आओ मेरे से ये बिल खरीद लो, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से पैसा निकाल लूंगा। एंड व्हेनेवर मैं क्या करूंगा कि ये लो बिल आपके वापस, मतलब मैं आपसे आपका बिल वापस ले लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में पैसे डाल दूंगा। व्हेनेवर आरबीआई सेल द बिल, आरबीआई सक द मनी फ्रॉम द मार्केट। एंड व्हेनेवर आरबीआई टेक्स बाय द बिल, मतलब आपसे बिल वापस लिया, आरबीआई फ्लश द मनी इन द मार्केट। बाय दिस वे आरबीआई कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट,
समझ में आया? सो बाय दिस क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस आरबीआई कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। अब बेटा जो क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस हमने देखे हैं, जो हमने आरबीआई के क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस देखे हैं, ये क्या करता है? इट विल हंट द होल इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर किसी भी चीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप बढ़ाओ या घटाओ, इट विल गोइंग टू इंपैक्ट द होल इकोनॉमी, बट क्या होता है कि हमें पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करना है, हमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर वाइज अगर मार्केट को देखना है, जैसे कि आपके एजुकेशन लोन एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होने चाहिए, आपके होम लोन्स एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होने चाहिए, एक प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर वाला आदमी के लोन्स अलग होने चाहिए, टर्शियरी सेक्टर का कोई सर्विस प्रोवाइडर के लोन्स अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होना चाहिए। वहां पे क्वांटिटेटिव टूल्स क्या करते हैं? बाइफर्केट नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि किस सेक्टर को कितना परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो वी have adopted a new method that are called as qualitative methods. So now we will see the qualitative methods. In qualitative methods, there are by instruction, moral suasion, direct action, and consumer credit regulation, By all these methods, now RBI can bifurcate the sector wise. For example, वो instruction provide करेगा कि कौन से सेक्टर को लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना देना है। वो प्राइमरी सेक्टर को बोलेगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दीजिए, टर्शियरी सेक्टर को आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दीजिए। वो यहाँ पे कोटा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का खेल खेलेगा। किसका खेल खेलेगा? कोटा प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का खेल खेलेगा। कोटा मतलब बेटा वो एलोकेट कर देगा कि अगर आप बैंक की कोई ब्रांच खोल के बैठे हैं तो आप प्राइमरी सेक्टर में इतना % लोन देना ही पड़ेगा। वो क्या करेगा? कोटा डिसाइड कर देगा। सपोज कीजिए एक बैंक के पास 100 रुपए है, वो डिसाइड कर देगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में किस तरीके से आप लोन देंगे। 100 रुपए में अगर वो बोलेगा 50 रुपए आपको लोन किसको देना है? प्राइमरी, तो बैंकों को ये बात माननी पड़ेगी। सेकेंडरी को 30 रुपए देना है तो 30 रुपए देना पड़ेगा, और टर्शरी को 20 रुपए देना है तो 20 रुपए देना पड़ेगा। बाय विच मेथड? बाय इंस्ट्रक्शन मेथड, बाय यूजिंग कोटा। सेम टू सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आरबीआई ने कहा कि प्राइमरी सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 5%, तो आपको प्राइमरी सेक्टर के लोन्स क्या होने पड़ेंगे? सस्ते देने पड़ेंगे। वही जगह सेकेंडरी सेक्टर में अगर उसने कहा 7%, तो यहाँ के लोन्स कितने होंगे? 7%। टर्शियरी सेक्टर का बोल दिया 9%, तो टर्शियरी सेक्टर के लोन्स महंगे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दीज आर द क्वालिटेटिव मेथड्स विच विल गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्टर वाइज, कि कौन से सेक्टर को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना चाहिए और कितना एलोकेट करेगा फंड कि इस सेक्टर को इतना ज्यादा लोन दीजिए, इस सेक्टर को कम लोन दीजिए। इस टाइप की चीजों को क्या बोलेंगे हम? बाय क्वालिटेटिव मेथड्स। सो अंडर दिस टाइप ऑफ मेथड्स, इंस्ट्रक्शंस, मॉरल सुएशंस, डायरेक्ट एक्शंस एंड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, आरबीआई विल गोइंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। दिस क्वालिटेटिव मेथड्स कैन डिफरेंशिएट एज वेल एज दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यू मेथड। इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? न्यू मेथड या मॉडर्न मेथड। New method or modern method. By 1956 we have adopted this method. We are still using the tools of quantitative but by using the method of qualitative. हम tools अभी भी वो यूज कर रहे हैं but हमारे method कौन सी होगी? qualitative. अभी आप खुद देखिएगा, स्टूडेंट लोन कुछ सस्ते होंगे, होम लोन्स महंगे होंगे, पर्सनल लोन और महंगे हो जाएंगे। तो ये सब कौन सी मेथड्स यूज कर रहे हैं बेटा? हम क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां तक कि बेटा हम आरबीआई के सारे फंक्शंस देख चुके हैं। नाउ वी विल सी द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? फंक्शंस में अगर देखेंगे तो व्हाट आर द फंक्शंस? व्हाट आर द फंक्शंस? फर्स्ट, इट इश्यूज करेंसी। भाई करेंसी देता है, ठीक है जी। इसमें मैंने बताया सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। जिस तरीके से एक बैंक दूसरे कस्टमर्स को फैसिलिटी देता है उस तरीके से आरबीआई को बैंक फैसिलिटी देगा। थर्ड, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा होगा तो आरबीआई एक होगा जो आखिरी में पैसा देगा, ठीक है। आरबीआई इज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट फिर आरबीआई
is the custodian of foreign exchange, is the custodian of foreign exchange. Is the custodian of foreign exchange. And the last, that is RBI controls the flow of money, controls the flow of money. सो बेटा ये सारे हो गए आरबीआई की बेसिक फंक्शंस। हमने आरबीआई की हिस्ट्री देख ली, हमने आरबीआई के फंक्शंस देख लिए। अब आप एक मेंस का आंसर लिख सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ऑल दीज फंक्शंस। एक्सप्लेन हाउ द आरबीआई गॉट फॉर्म्ड, सारे टॉपिक्स कि आरबीआई की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी से एक एक्ट बना था, उस कमेटी से ये हुआ। व्हेन डिड गॉट आरबीआई नेशनलाइज्ड, बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मेंस में आपको हेल्प करेंगे, जो अभी अपकमिंग मेंस है वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं बेटा अब आरबीआई का। So now we will see RBI's monetary policy. Now we will see RBI's monetary policy. अब इसमें देखेंगे बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू availability of credit, availability of credit, कितना मार्केट में पैसा मिल सकता है, उधारी कितनी मिल सकती है, दैट इज योर कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कितनी उधारी मिल सकती है, कितना मार्केट में पैसा डालना है और कितना मार्केट से पैसा निकालना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट में पैसा मिलेगा, किस रेट में पैसा नहीं मिलेगा। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कितने रुपए में आपको कितना उधारी मिल सकता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में उधारी मिल सकता है, कितना मार्केट में पैसा फ्लश होगा, कितना मार्केट से पैसा सक होगा। ये सबको क्या बोलेंगे हम? मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज बीन गवर्न्ड बाय आरबीआई इन आर कंट्री। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन गवर्न करता है हमारे कंट्री में? आरबीआई गवर्न करेगा। ठीक है जी, आगे। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ए, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, बी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होगी बेटा जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? चीप मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? डियर मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज चीप मॉनेटरी पॉलिसी एंड डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को एकदम कम कर देंगे, एकदम कम कर देंगे, तो लोग बाग क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से लेना शुरू करेंगे। सो इट कैन क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंड, अगर डियर मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे हम? सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, तो लोग बाग लोन लेंगे क्या? नहीं। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी? द सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, इसके कारण क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा मार्केट में, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डियर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, द बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट, economic growth, B, price stability, C, full employment, and D, exchange rate stability। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आप यूज करें, चीप यूज करें या डियर यूज करें, दोनों में से कोई भी यूज करें, आपको ये 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केट को ग्रो करवाना है, आपको इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। सेकंड,
प्राइस को स्टेबल रखना है। स्टेबिलिटी प्राइस मतलब जो समोसे की कीमत है 5 रुपए से 10 रुपए हो गई, 10 रुपए से 15 रुपए हो गई, मतलब क्या हो गई, प्राइस बढ़ती जा रही है। तो इसको तरीके से नहीं करना है, हमें प्राइस को क्या करना है, स्टेबल रखना है। थर्ड, फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देना है। एंड फोर्थ, दैट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है बेटा, एज पर डॉलर्स हमारा जो रुपया है वो ना तो एकदम से क्या होना चाहिए, डेप्रिशिएट ना होना चाहिए, ना तो एकदम से एप्रिशिएट ना होना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के ये बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे बेटा? अगर मार्केट में ग्रो लाना है तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, चीप मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे तो लोगों को अपने आप क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, लोग और खर्च करेंगे, बहुत पैसा हो जाएगा मार्केट में। ठीक है सर, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे तो क्या ये चीप मॉनेटरी पॉलिसी से सब चीजें महंगी नहीं हो जाएंगी? लोगों के जेब में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग और खर्च करने के लिए और डिमांड करेंगे, और उनके जेब में अगर पैसा ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेंगे, अपने परचेजिंग पावर को हाई कर लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मार्केट में लोग और खर्च करना शुरू करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्या प्राइस स्टेबल रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेटा अगर अपन एक सिचुएशन को लेके चलते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके चलते हैं या फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके चलते हैं, तो इट विल गोइंग टू अफेक्ट आवर प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल एज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी ना तो एकदम से चीप मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ना तो एकदम से डियर मॉनेटरी पॉलिसी होगी। हम कोई एक पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते। Hence, in 2016, Mr. Raghuram Rajan, who was the governor in 2016, when Raghuram was the governor, he forms a committee. उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को हेड किया गया उर्जित पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? उर्जित पटेल के द्वारा हेड किया गया। उर्जित पटेल के द्वारा हेड किया गया। दिस कमिटी सेज दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, द 4 ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इफ वी विल टारगेट ओनली इन्फ्लेशन, इफ वी विल टारगेट ओनली इन्फ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे तो हमारे ये बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव्स अपने आप मिल जाएंगे। हमारा इकोनॉमी भी ग्रोथ हो जाएगा, प्राइस भी स्टेबल रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा और एक्सचेंज रेट भी हमारा स्टेबल होगा। इन 2016 रघुराम राजन मेड अ कमिटी टू स्टडी द इकोनॉमिक ग्रोथ, टू स्टडी द होल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कमेटी का आउटकम ये था कि इन स्पाइट ऑफ अचीविंग अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, हम किस पर टारगेट करें, इन्फ्लेशन पर टारगेट करें, हम वो चारों ऑब्जेक्टिव्स अपने आप पा पाएंगे। सो इन 2016 उर्जित पटेल कमेटी आई और ये कही कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को किस पर टारगेट करेंगे बेटा, इन्फ्लेशन पे टारगेट करेंगे। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए जो आरबीआई है वो कौन सी कमेटी फॉर्म करता है जो ये इन्फ्लेशन को डिसाइड करता है कि अब इकोनॉमिक सिचुएशन में हमें कितना इन्फ्लेशन रखना है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ाना है, कितना इन्फ्लेशन कम करना है। देयर इज अ कमिटी, दैट कमिटी इज आल्सो कॉल्ड एज टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी व्हिच इज हैविंग द पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रॉम आरबीआई। यहाँ पे कुछ लोग आरबीआई के भी हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ये बनी थी बेटा, दोनों के 3-3 लोग होंगे, दोनों के 3-3 लोग होंगे। बट देयर वाज क्रिटिसिज्म बाय सेवरल डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया कि गवर्नमेंट क्या करेंगी, पॉपुलिस्ट मेजर्स करके हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगी, या महंगाई को कम करना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, इस तरीके के मेजर्स ले सकती है। हेंस देयर वाज अ ह्यूज क्रिटिसिज्म अबाउट दिस टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। बट आज के टाइम पे यही प्रैक्टिस में है, बिकॉज इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में भी there is a committee which will going to decide that how much rate of interest should be there in the market। और ये कमेटी जो होती है बेटा आज के टाइम पे, इसमें बेटा 5 मेंबर्स हैं। there are 5 members from where 3 from RBI and 2 from government of India। This forms a committee which will going to decide the monetary policy rate of interest in our country। This was all about RBI। RBI की हिस्ट्री हमने देखी, RBI के फंक्शंस देखे, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी देखी, जहाँ पे चीप एंड डियर मॉनेटरी पॉलिसी देखी, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा। और आज के टाइम पे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी किस पे टारगेट कर रही है, इन्फ्लेशन पे टारगेट कर रही है। और एक कमिटी है टेक्निकली एडवाइजरी कमिटी, या एमपीसी भी बोलते हैं बेटा इसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी बोलते हैं इसको, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी में गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं और आरबीआई के लोग होते हैं। इंटरनेशनली आज भी इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसी को अडॉप्ट कर लिया है, जहां पे 5 मेंबर हैं, 2 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3 फ्रॉम द आरबीआई, व्हिच विल गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आवर कंट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन अ डिटेल मैनर। आप अपने पीटी के पेपर्स में देखिए और अपने मेंस के पेपर में देखिए, आपको ये सारे, इस वीडियो से सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना
ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। स्टिल मैं आपको ये लिंक बार बार बोलूंगा, इन्फ्लेशन के टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। सो दिस वाज द सीरीज बाय संकल्प टू हेल्प you to achieve good marks in your pre-T as well as mains. Thank you. All the best.